वेलकम टू माय चैनल। ये है क्लास 8 के माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो चैप्टर्स के एमसीक्यूज। इन सारे इस चैप्टर से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। इवन इसको पढ़ते पढ़ते हमको लर्न भी करना है, जिससे कि मैक्सिमम टाइम जो है वो हमारा सेव रहे दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिए, जिससे कि आपके फुल रिवीजन इन एमसीक्यूज के थ्रू हो जाए और इससे आप ट्रू फॉल्स फिलअप्स और वेरी शॉर्ट आंसर्स शॉर्ट आंसर्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हो और साथ ही साथ याद भी करते जाएंगे। सो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन किसने डिस्कवर्ड किया? मैं हिंदी में भी डिक्टेट करूंगी, जिससे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ऑप्शन 1 है आइजैक न्यूटन, बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड सी है अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड डी है लुइस पास्चर। सो आंसर क्या है? अगर आपने चैप्टर अच्छे से रीड किया होगा सो इसका आंसर आपको याद होगा। यस, इसका आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखिए, जिनको भी याद नहीं हो रहा है उनके लिए मैंने बहुत अच्छी ट्रिक निकाली है। सो इसको कैसे याद करेंगे? फ्लेमिंग और पेनिसिलिन। देखो, आप याद रखो फ्लैप, ठीक है। फ्लैप मतलब फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर की, फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर की। ओके, तो इसको याद करने की टेक्निक्स भी मैं बताती जा रही हूँ, तो जल्दी से ये लर्न भी हो जाएगा। पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड इन दी 1928। ये हैं फ्लेमिंग साहब जिन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर्ड किया। ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन? सबसे पहले तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब समझिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिक्सेशन मतलब किसी चीज को फिक्स करना, मतलब एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन हो मिल रही है ना, तो वो सिंपल नाइट्रोजन की फॉर्म में नहीं होती है, वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में होती है। ओके, तो क्या क्या करना है यहाँ पे? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कौन करता है? ऑप्शन ए है वायरस, बी है राइजोबियम, सी है अमीबा या डी है ईस्ट। तो आंसर इज राइजोबियम। राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया जो कि लेग्यूम्स में या रूट नोड्यूल्स में रहते हैं और नाइट्रोजन की फिक्सिंग करते हैं। मींस जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट में लेग्यूम्स मतलब होती हैं फलियाँ, फली जो लगी होती है, जैसे मूंगफली में, मूंगफली कैसे लगती है? नीचे जड़ों में, ऊपर क्या होता है? सॉइल के ऊपर क्या होता है? इसकी लीव्स होती हैं और नीचे क्या होते हैं? छोटी छोटी पीनट्स लगी हुई होती है, मूंगफलियां लगी होती हैं जड़ों में, इस तरीके से। तो ये क्या है? राइजोबियम इन्हीं फलियों में के ऊपर रहते हैं बैक्टीरिया। ये जो है राइजोबियम, ये यहीं पे रहते हैं और सॉइल में या एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन के फॉर्म होते हैं उनको डिसॉल्व करने में, नाइट्रेट्स उनके बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस? इनमें से कौन सी डिसीज है जो वायरस से होती है? सबसे पहले तो देखिए, वायरस जो क्या है, ऐसे तो नॉन लिविंग होते हैं। वायरस कैसे होते हैं? नॉन लिविंग। लेकिन जैसे ये किसी भी लिविंग बींग्स के कांटेक्ट में आएंगे ना, तो इनको कोई भी लिविंग बींग्स मिला, चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो, चाहे कोई भी एनिमल हो, छोटा बड़ा प्लांट हो, जो सरवाइव कर रहा है, जो अपनी स्पीशीज बना रहा है, सॉरी, जो अपने और भी ऑर्गेनिज्म यंग वंस बना रहा है, जैसे ही उनके कांटेक्ट में ये आता है तो ये क्या बन जाता है? लिविंग। ओके, तो ये एक हो गया, वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी नॉन लिविंग से लिविंग। मतलब पहले तो नॉन लिविंग की तरह पड़ा हुआ है, कोई इसमें कुछ भी कोई एक्टिविटी नहीं होती है, बट ये जैसे ही लिविंग बींग्स के कांटेक्ट में आता है ये खुद को लाइव कर लेता है और उसके बाद ये फंक्शन शुरू कर देता है। तो कौन सा, विच डिसीज इज कॉज बाय द वायरस? ए टाइफॉइड, बी कॉलेरा, सी मेजल्स एंड डी ट्यूबरकुलोसिस। देखिए भाई, ये जो तीन दी हुई है ना,
टाइफॉइड, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, ये होती है बैक्टीरियल डिसीज। तो बचा क्या हमारे पास? मीजल्स। मीजल्स इज कॉज्ड बाय द वायरस। ये छोटे छोटे ऐसे दाने से हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी चीज़ से, एलर्जी है, इसमें क्या है, हेडेक, नोज रनिंग, फीवर, इसमें इस तरीके से स्पॉट्स हो जाते हैं। और सिम्टम्स क्या हैं? फीवर हो गया, नोज रनिंग हो गया और हेडेक, इस तरीके के सिम्टम्स भी शुरू हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं मीजल्स, जो कि वायरस के थ्रू होता है। नेक्स्ट है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन इज यूज टू, पास्चराइजेशन क्यों किया जाता है? ए है ऑप्शन किल इंसेक्ट, बी है प्रिजर्व मिल्क, सी है ग्रो बैक्टीरिया एंड डी है ड्राई फूड। ठीक है, तो किल इंसेक्ट, प्रिजर्व मिल्क। आपने पास्चराइजेशन अगर सुना भी है ना, ये किस में होता है, तो आप इजीली ये ना ऑप्शन टिक कर सकते हैं। सो आंसर इज प्रिजर्व मिल्क। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो जो बड़ी डेयरी से जो आप पैकेट वाला दूध लेते हैं, तो वो कैसे किया जाता है, उसको पास्चराइज किया जाता है ताकि वो जल्दी खराब ना हो, उसमें जो बैक्टीरियाज वगैरह ग्रो कर रहे हैं तो वो किल हो जाए या फिर उसमें आगे ग्रो ही ना करें। सो पास्चराइजेशन, देखिए काऊ जो है, काऊ मिल्क देती है, उसके बाद उस मिल्क को ना 72 और समहाउ 63 से 72 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ही इसको बॉईल किया जाता है 5 से 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद इंस्टेंट कूलिंग की जाती है उसी मिल्क की, जो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है ना, उसकी इंस्टेंट कूलिंग करते हैं। कूलिंग का टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है, और जल्दी से कूल किया जाता है और फिर बॉटल्स में भेज दिया जाता है, जिससे कि जो भी जर्म्स या बैक्टीरियाज, जो भी माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट है ना, वो किल हो जाते हैं। इसे ही पास्चराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज हार्मफुल? देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चैप्टर का नाम ही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो जो छोटे हैं, जो नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, आपको उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। ऑर्गेनिज्म मतलब जो अपने यंग वंस बना रहे हैं और जो सरवाइव कर रहे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही छोटे हैं, आपको सिंपल आई, नेकेड आई से नहीं दिखता, उसके लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। अब इनमें से कौन सा हार्मफुल है? सो ए है लैक्टोबैसिलस, बी है ईस्ट, सी है प्लाज्मोडियम और डी है राइजोबियम। देखिए चैप्टर 1 में जो मैंने पहला वीडियो अपलोड किया है, उसमें पार्ट 1 में देखिएगा, लैक्टोबैसिलस से क्या बनता है हमारा? मिल्क से कर्ड, मिल्क से कर्ड यानी कि दूध से दही बना रहे हैं। अब दही एक यूजफुल चीज़ है कि नहीं है, क्योंकि उसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं। जब वो 2 से 3 दिन का फ्रेश होता है तो उसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं, और जब उसे ज़्यादा रखोगे तो देखिए हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं, तब वो नुकसान भी कर सकता है, राइट। अब ईस्ट क्या है? ईस्ट आपकी हमने कल डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में कि वो बेकरी में यूज़ होता है, राइट, तो ये भी यूज़फुल हो गया। राइजोबियम जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि रूट नोड्यूल्स में होता है, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो ये 3 तो हो गए, बचा हमारा ऑप्शन सी, ये है हमारा हार्मफुल। ओके, प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया हार्मफुल डिसीजेस। देखिए सब लोग सोचते हैं ना कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, नहीं, ये रॉन्ग है भाई। मच्छर देखो, एक तो मेल कभी भी नहीं बाइट करता है, मेल कभी भी बाइट नहीं करता है, ऑलवेज फीमेल जो मॉस्किटो होता है ना, फीमेल एनाफिलीज, वो काटती है, ठीक है। तो इसके जो स्टमक में ना, यहाँ पे ये प्लाज्मोडियम जो है ना, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ समझ रहे हैं? जब आप डिवीज़न पढ़ा होगा अगर आपने, तो फंजाई और जो यूकैरियोट्स का डिवीज़न है उसमें सबसे पहले प्रोटिस्टा आते हैं। तो प्रोटिस्टा यानी कि प्रोटोजोआ, तो यहाँ पे ये बहुत इसके पेट में ना ब्लड में ही रहते हैं, और जैसे ही आपको अगर ये कंटेन कर रहा है, अगर ये इन्फेक्टेड है, मॉस्किटो जो फीमेल एनाफिलीज है वो प्लाज्मोडियम से इन्फेक्टेड है, तो क्या करेगा, ये जैसे ही निडल आपकी स्किन पे बाइट करने के लिए इंजेक्ट करता है, तो ये यहाँ से या आपके ब्लड में भी एंटर कर जाता है। ओके, तो किससे होता है? देखो मच्छर के काटने से ही होता है,
लेकिन मच्छर से नहीं होता, किससे होता है? प्लाज्मोडियम से, जो उसके टमी में यानी कि स्टमक में रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटिस्टा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय। भाई फूड पॉइजनिंग क्या है? फूड पॉइजनिंग मतलब ये नहीं कि खाने में जहर मिला देना, नहीं भाई। फूड पॉइजनिंग का मतलब है जब खाना खुद जहर की तरह, पॉइजन की तरह वर्क करता है। देखिए ये इस तरीके से है कि ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने आपके खाने में कुछ मिला दिया है या जो भी है। पहले फूड पॉइजनिंग का मतलब समझो। फूड पॉइजनिंग का मतलब अगर आपने कोई भी कंटामिनेटेड फूड खा लिया है, हमने पार्ट 1 में कंटामिनेटेड वर्ड यूज़ किया था और उसको डिस्कस भी किया था, आप चाहे तो वहाँ से देख लीजिए। एक बार मैं फिर और रिवाइज करा दे रही हूँ। अगर उस फूड में कुछ भी अननेसेसरी जर्म्स हैं, फंगस है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उसे क्या कहते हैं? कंटामिनेटेड। और ऐसे फूड को जब आप खा लोगे तो क्या हो जाता है? फूड पॉइजनिंग। तो ऑप्शन ए है यूजफुल बैक्टीरिया। फूड पॉइजनिंग किससे होती है? ऑप्शन ए यूजफुल बैक्टीरिया, बी है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सी है वाइटामिन और डी है मिनरल। अब आप फूड पॉइजनिंग मैंने बता दिया है, फिर से सुन लीजिए। जब आप कंटामिनेटेड फूड खाते हैं तो उससे आपको फूड पॉइजनिंग होती है। तो ये इसका आंसर क्या हुआ? बी, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कंटामिनेटेड फूड कंटेन्स हार्मफुल माइक्रोब्स कॉजिंग पॉइजनिंग। इसमें क्या क्या होता है? देखो, एब्डोमिनल पेट, आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अब पिज़्ज़ा रखा हुआ है, मन नहीं मान रहा है, कल का पिज़्ज़ा रखा हुआ है और आपने क्या किया कि उसको गर्म किया और खा लिया, बट आपने ये नहीं सोचा कि वो ऐसे ही रखा हुआ है और आपने उस पर लिड भी नहीं रखी है, मान लो मक्खी या मच्छर उस पर बार बार बैठ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? कंटेमिनेटेड। क्योंकि हाउस फ्लाई और मॉस्किटो ऐसे सोर्स हैं जो अपनी लेग्स पे, अपनी टांगों में ना जम्स लेके घूमते रहते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? फूड जो है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है और उसकी खराब होने की चांसेस बढ़ते हैं। तो पहला क्या है? एब्डोमिनल पेन शुरू हो जाता है, डायरिया हो जाता है, मतलब आपका जो पानी है शरीर का, आपको ना बहुत लूज मोशन हो जाते हैं, जिससे कि सारा पानी आपके बॉडी का जो है वो निकलने लगता है, कम होने लगता है। फिर आपको फीवर भी आ सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, यानी कि आपको एकदम से बाव आ सकती है कि आपको ऐसा लगने लगता है कि उल्टी सी आ रही है। ओके, वॉमिट होने ही वाली है। और ये क्या है? मलेशियस, मलेज मतलब आपको ना हेडेक होने शुरू हो जाता है, सर में दर्द रहता है, आपको वीकनेस आती है। नेक्स्ट है वैक्सीन हेल्प्स टू। वैक्सीन किस में हेल्प करती है? ऑप्शन ए है क्योर डिसीजेस इंस्टेंटली, बी है इंक्रीज वेट, प्रिवेंट डिसीजेस, एंड डी किल प्लांट्स। देखो, क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन देखा और आंसर फट से लगा दिया कि क्योर डिसीज इंस्टेंटली है, ऐसा ये वाला आंसर नहीं है। अगर आपने ये ऑप्ट किया है तो ये बहुत ही गलत आंसर है। इसका आंसर है प्रिवेंट डिसीजेस। क्यों? देखिए, जब आप अगर 8th क्लास में हैं या आपने अगर कोविड वाला टाइम देखा है, तो उसमें क्या है कि आपको वैक्सीन्स प्रोवाइड की गई हैं। कोविड जो कोरोना चला था उसमें 2022 में 2020 में, सॉरी 2020 में, तो यहाँ पे वैक्सीन्स प्रोवाइड की गई बाद में, जिससे कि क्या है, आगे जिसको भी अगर कोई भी इन्फेक्टेड होगा तो उसको ये इससे क्योर कर लिया जाएगा। मतलब उसको प्रॉपर पूरी तरह सारे सिम्टम्स नहीं आ पाएंगे कोरोना के, और वो कोरोना उसको ज़्यादा हार्म नहीं करेगा, इसलिए वैक्सीन लगाई गई है। इवन छोटे बच्चों को भी जैसे ही वो न्यूली बॉर्न होते हैं ना, उनको वैक्सीन दी जाती है, जिससे कि आगे जो भी, जैसे पोलियो है और मीजल्स है, इन सब के लिए वैक्सीन दी जाती है, जिससे कि थ्रू आउट लाइफ अगर उनको ये इनके जर्म्स मिल भी रहे हैं ना, तो वो क्योर हो जाए, मतलब उसको ज़्यादा हार्म ना करे। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है? प्रिवेंट डिसीजेस, मतलब रोगों से बचाता है। ओके, इंस्टेंट हेल्प नहीं करता है, बट वो आपकी बॉडी में वैक्सीन रहती है और जैसे ही वो जर्म्स अंदर आते हैं तो उन जर्म्स को किल करने की कोशिश करती है। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू ग्रीन एल्गी हेल्प्स इन। ब्लू ग्रीन एल्गी हेल्प्स इन किस में मदद करती है? ब्लू ग्रीन एल्गी,
और इसका दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी को ही साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ऑप्शन में है ए कॉजिंग डिसीजेस, बी है नाइट्रोजन फिक्सेशन, सी है फूड स्पॉइलेज एंड डी है डाइजेशन। सो इसका आंसर है बी, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ राइट आंसर। जैसे हमारा राइजोबियम कर रहा था ना, राइजोबियम भी बैक्टीरिया थे बट ये साइनोबैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट्स, राइट। और बैक्टीरियाज भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये प्रिमिटिव टाइप, मतलब बैक्टीरिया से भी और प्रिमिटिव टाइप है साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म। यूजेबल मतलब नाइट्रेट की फॉर्म में और नाइट्राइट की फॉर्म में। ओके, नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट करता है इसको। नेक्स्ट है विच डिसीज इज स्प्रेड थ्रू एयर। इनमें से कौन सा रोग है जो एयर के थ्रू फैलता है? ए कॉलरा, बी ट्यूबरकुलोसिस, सी मलेरिया एंड डी टाइफॉइड। तो विच डिसीज कॉज इट, एयर के थ्रू कौन सी डिसीज होती है भाई? देखिए कॉलरा हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, कॉलरा होता है कंटामिनेटेड वाटर से। ओके, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया अभी हमने जस्ट देखा कि मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से, जैसे कि मॉस्किटो बाइट करता है। टाइफाइड भी होता है टाइफोसिस बैक्टीरिया से। एयर से कौन सी डिसीज बची है अब हमारी? ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस टीबी भी कहते हैं, स्प्रेड थ्रू एयर वाया ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कफिंग और स्नीजिंग। देखो अगर कोई टीबी से इन्फेक्टेड है, मतलब उसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस उसको है और ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरियाज हैं उसके अंदर, और वो अगर आपके सामने छींक रहा है तो उसको क्या, आप वो जर्म्स आपके अंदर भी एंटर कर सकते हैं। अगर वो पर्सन खांस रहा है तो भी एयर के थ्रू वो जर्म्स आपके अंदर एंटर कर सकते हैं। बोल रहा है तो भी, गा रहा है तो भी, और हंस रहा है तो भी, क्योंकि ये बैक्टीरिया इतनी जल्दी स्प्रेड होते हैं कि वो कब आपके बॉडी में एंटर कर जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे लोगों को मास्क पहन के ही रहना चाहिए। तो हर खांसी ना सर्दी जुकाम वाली नहीं होती है, कुछ खांसियाँ ना टीबी वाली भी होती हैं। ओके, नेक्स्ट है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स बनाने में कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज होता है? मैंने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था, आज फिर कर दे रही हूँ। ए है बैक्टीरिया, बी है फंजाई, सी है वायरस, डी है प्रोटोजोआ। तो इनमें से कौन सा जो है जिसने एंटीबायोटिक बनाने में यूज होता है? पहले तो ये समझिए एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटी मतलब ऑपोजिट, बायोटिक्स मतलब लिविंग, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है। अगर आपकी बॉडी में मान लीजिए बैक्टीरिया ने एंटर किया और आपको वो हार्म कर रहा है, तो एंटीबायोटिक्स, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक सजेस्ट करेगा जिसमें इस बैक्टीरिया के ऑपोजिट, इसको मारने वाला कंटेंट होता है, ठीक है। तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऑपोजिट कंटेंट जो कंटेंट्स होगा वो इसको किल करने में हेल्प करेगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? ये तो था एंटीबायोटिक की समरी। आंसर क्या है? इज बी, फंजाई। सम फंजाई लाइक पेनिसिलियम, यानी कि फंजाई जो पेनिसिलियम, फर्स्ट पेनिसिलिन बनी ना, वो पेनिसिलियम फंजाई से बनी। प्रोड्यूस एंटीबायोटिक सच एज दी पेनिसिलिन। ये इस तरीके की होती है, ये भी माइक्रोस्कोपिक होती है, आपको ये ऐसे दिख रही है बट आप जब नॉर्मल ऐसे देखोगे ना तो ये इस तरीके के पता चलता है, ठीक है। ये भी बल्क में, इसका एक स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर देखने में। और ये जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई गई है ना, तो बेटा ये एंटीबायोटिक ऐसी टैबलेट की फॉर्म में होती है जो इसकी ये मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं। ओके, so first penicillin is produced by the fungi named Penicillium notatum, ठीक है। penicillium is sufficient for you. Next है what is the main function of preservatives? प्रिजर्वेटिव समझिए कि चीज़ों को या फूड आइटम्स को बचाने के लिए हम उनमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। जैसे आपने घरों में देखा होगा कि आंवले का मुरब्बा बनाते हैं,
जैम बनाते हैं, जेली बनाते हैं, राइट। तो वो क्या होती है, उनमें शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रखते हैं, बहुत मीठे होते हैं ना जैम, तो वो जैम में शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा मीठा रख देते हैं, तो वो भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है। पिकल देखा है आपने, पिकल, पिकल खाया भी होगा ऑफ कोर्स। तो पिकल में घरों में कैसे पड़ता है, या नॉर्मल जो मार्केट में भी मिलता है, उसमें क्या होता है, सॉल्ट ज़्यादा रखते हैं, राइट। तो सॉल्ट भी क्या है, प्रिजर्वेटिव का वर्क करता है। हल्दी भी प्रिजर्वेटिव्स का वर्क करती है। कुछ होते हैं, ये हैं हमारे नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स, और कुछ होते हैं मैन मेड प्रिजर्वेटिव्स। जैसे जैसे आप वो खाते हैं ना टोमेटो केचप, जो जब घरों में बनता है तो वो ठीक है, शुद्ध है। बट जब आप मार्केट से खरीदते हैं ना, चाहे वो आप किसान का खरीदिए, चाहे मैगी का खरीदिए, चाहे किसी का भी लीजिए, सब में प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं, जिससे कि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं अपने पास, तो वो खराब नहीं होता है, ठीक है। ऐसी चीज़ों को प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। अब ये क्यों की रखे जाते हैं समझ चुके होंगे। ऑप्शन ए है इंक्रीज टेस्ट, बी है किल द न्यूट्रिएंट, सी है प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड चेंज द कलर। बताइए क्या आंसर होगा। यस, प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि वो स्टार्टिंग से ही, वो जैसे ही प्रिजर्वेटिव डाल दिया जाता है ना, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करना ही करेंगे ही नहीं। और अगर करेंगे भी, देखो हर चीज़ में ना उसकी एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। तो आपकी जो घरों में ब्रेड भी आती है ना, तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, जिससे कि उसमें देखना हमेशा ब्रेड लिया करो तो एक्सपायरी डेट देख के ही लिया करो, क्योंकि आफ्टर एक्सपायरी डेट क्या होते हैं कि उसमें जो ये प्रिजर्वेटिव्स है ना, वो अपने वर्क को, फंक्शन को कम कर देता है, जिससे कि फंगस, बैक्टीरिया, ये सब लग सकता है। ओके, सो प्रिजर्वेटिव स्लो डाउन और स्टॉप माइक्रोबियल ग्रोथ, या तो उसकी एक्टिविटी को कम कर देंगे माइक्रोब्स की, या फिर उनको ग्रो होने से ही मना कर देते हैं, बंद कर देते हैं। कीपिंग फूड सेफ, अब देखो नेचुरल और सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स। नेचुरल क्या है, सॉल्ट है, विनेगर है, ये हमारे ट्रेडिशनल मेथड। देखो अचारों में डालते हैं ना, सॉल्ट भी डालते हैं, विनेगर, अगर जिसके घरों में विनेगर मतलब सिरका, तो वो भी डालते हैं, जिससे कि उसका टेस्ट जो है हल्का सा खट्टापन होता है, और टेस्ट भी बढ़ जाता है, और जिससे कि वो ख़राब भी नहीं होते। और सिंथेटिक में क्या है, सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम सॉर्बेट। सोडियम बेंजोएट बहुत यूज़ करते हैं नॉर्मली आपके टोमेटो केचप में, जैम में, और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल मीन्स, हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया, कम्युनिकेबल जैसे कम्युनिकेट करते हैं ना, आपस में बातचीत करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो कम्युनिकेबल मतलब आपस में फैलने वाला। अब यहाँ पे देखिए नॉन दिया हुआ है, तो उसको ध्यान से देखना, कम्युनिकेबल डिसीज नहीं पूछ रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पूछ रहे हैं। क्वेश्चन को समझने की पहले कोशिश किया करो, आंसर बाद में टिक किया करो, नहीं तो क्वेश्चन क्या है, कुछ लोग समझते हैं कि अरे ये तो क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ है, फटाफट लगा दिया। अब उसमें भाई नॉट भी दिया हुआ है, वो भी देखो। तो ऑप्शन ए है मीजल्स, बी है कॉलरा, सी है ट्यूबरकुलोसिस, डी है डायबिटीज। नॉन कम्युनिकेबल यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से क्या नहीं फैलता है, तो मीजल्स फैलता है, ऑफकोर्स स्प्रेड होता है। कॉलेरा कंटामिनेटेड वाटर से, मैंने पिया और वही पानी अगर किसी और ने पी लिया, मैं क्यों पीऊँगी भाई, नहीं मुझे नहीं पीना कंटामिनेटेड। अगर वही गंदा पानी किसी और ने भी पिया है और फिर वो किसी और को भी, जैसे कभी कभी ना वाटर सप्लाई भी जो होती है, वाटर सप्लाई वाले पानी आता है, तो वो भी कंटामिनेटेड होता है, तो इससे क्या ये भी स्प्रेड होता है। ट्यूबरकुलोसिस अभी मैंने बताया था, खांसी से, छींकने से, और बातें करने से, गाना गाने से, या उसकी कोई भी हैंकी भी आपने अगर उस पर्सन का यूज़ कर लिया तो आपको स्प्रेड हो जाएगा। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या बची भाई हमारी, डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो है ऐसा तो है नहीं कि
भाई अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ है, उसे छींक दिया या खांस दिया तो वो डायबिटीज़ आपको भी हो जाएगी? नहीं भाई, डायबिटीज़ का ऐसा कोई रोल नहीं है। डायबिटीज़ जो होती है वो भाई हमारे स्टमक पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, तो फिर डायबिटीज़ हो जाती है। भाई इंसुलिन अगर कम निकलेगा तो हमारी बॉडी में जितना कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, वो उसको न्यूट्रलाइज नहीं करेगा और हमें डायबिटीज़ हो जाएगी। नहीं, मुझे नहीं होगी भाई। एक्सप्लेनेशन है, डायबिटीज डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। डायबिटीज नहीं होती। तो ये कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं। कार्डियोवेस्कुलर डिसीज मतलब हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज है, वो भाई ऐसे किसी को टच करने, खांसी छींकने से ऐसे नहीं होती। डायबिटीज भी नहीं होती। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज का मतलब है कि आपके लंग्स में जो या तो आपको हेरिडिटी से है या फिर बहुत लंबे समय से है, ऐसी कोई डिसीज नहीं होती। और कैंसर भी नहीं होता। सो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वायरस? इनमें से एग्जाम्पल का वायरस का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन ए है अमीबा, बी है ईस्ट, सी है इन्फ्लुएंजा वायरस और डी है राइजोबियम। ओके, अमीबा जो कि प्रोटिस्टा में आता है यानी कि प्रोटोजोआ है, बी है ईस्ट, ये एक फंजाई है, और राइजोबियम अभी हमने पहले डिस्कस किया, ये एक बैक्टीरिया है। और साफ साफ नाम से भाई दिख रहा है तो यही होगा। आंसर इज सी, इन्फ्लुएंजा वायरस। ये बहुत ही गंदा वायरस होता है। नॉर्मली जैसे ही वेदर ट्रांजिशन शुरू होता है ना, तो ये हर किसी को होता है। ये डस्ट से भी हो जाता है और डस्ट पार्टिकल में भी रहता है, सीजन भी है। इसमें क्या होता है कि गले में भी एकदम से दर्द, पेन शुरू हो जाता है। ओके, और नोज रनिंग, हेडेक, फीवर स्टार्ट हो जाता है। तो आप जो सर्दी जुकाम वाले, कफ और कोल्ड वाले होते हैं ना, तो वो इस तरीके का फ्लू होता है। ये किससे होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस, राइट। नेक्स्ट है, वाई शुड वी नॉट टेक एंटीबायोटिक्स विदाउट डॉक्टर एडवाइस? हमें बिना डॉक्टर की एडवाइस के एंटीबायोटिक्स क्यों नहीं लेनी चाहिए? भाई अभी तो पहले ये समझिए क्यों नहीं लेनी चाहिए। मार्केट में ना अलग अलग तरीके की एंटीबायोटिक्स आती हैं। आपको अगर फूड पॉइजनिंग हुई है तो उसकी अलग आती है। आपको अगर लॉन्ग टाइम से फीवर है तो उसकी अलग आती है। आपको ट्यूबरकुलोसिस है तो उसकी अलग आती है। इसलिए क्या है, अगर आपने है आपको ट्यूबरकुलोसिस और ले रहे हैं फूड पॉइजनिंग वाली, तो भाई असर करेगी? नहीं करेगी ना। इनफैक्ट वो साइड इफेक्ट और कर देगी, राइट। तो हमें डॉक्टर से बिना एडवाइस के कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए, दे आर चीप, बी दे मे नॉट वर्क प्रॉपरली, दे सी है दे टेस्ट बैड, एंड डी है दे इंक्रीज हंगर। तो या तो वो सस्ती मिलती है इसलिए कि वर्क नहीं करेगी इसलिए, या फिर उसका टेस्ट गंदा है, या फिर वो आपकी भूख बढ़ा देगी। सो आंसर इज दे मे नॉट वर्क प्रॉपरली। मैंने भी बोला ना, आपको है ट्यूबरकुलोसिस, राइट, और आप ले रहे हैं फूड पॉइजनिंग की, तो भाई ये कहाँ से आपको गए? भाई ये जर्म्स ही नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगी। एंटीबायोटिक्स में मैंने बोला था ना कि जो भी जर्म्स आता है उसको वो रिकॉग्नाइज करके उसका एंटीबॉडीज यानी कि ऑपोजिट कंटेन वाला प्रोड्यूस करेगी और ये इस पे अटैक करेगा एंटीबायोटिक्स और जर्म्स को किल कर देगा, ये यही मर जाएगा। इससे आपके डिसीज क्योर हो जाती है। सो रॉन्ग यूज कैन लीड टू एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस एंड रिड्यूस इफेक्टिवनेस। या तो आपकी बॉडी में वो क्या अलग साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, या फिर उसका जो इफेक्ट होगा वो बहुत ही कम होगा और होगा ही नहीं। रैशेज हो सकते हैं। साइड इफेक्ट क्या है? आपको रैशेज हो सकते हैं, नोजिया मतलब उल्टी सी आती रहती है, स्टमक प्रॉब्लम रहती है, डायरिया, लूज मोशन हो सकता है, वॉमिटिंग, ये बहुत ही गंदा सीन है। चलिए नेक्स्ट, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स? लेग्यूम समझ में आया? मैंने आपको क्या बोला था कि फलियां, जैसे दालों की दाल होती हैं, दालों में दाल के पेड़ देखे हैं आपने कभी? दाल जो पल्सेस होती हैं या फिर पीनट्स होती है, ठीक है, तो ये क्या है, इनकी फलियां होती हैं। यस, किसी ने नहीं देखा होगा तो आपने बीन्स जरूर देखा होगा, खाया भी होगा, देखिए तो बर्गर में भी पड़ता है, ठीक है। तो बीन्स क्या है, एक तरीके की फली होती है। तो इनके लेग्यूम्स में रूट नोड्यूल्स जो होते हैं ना,
जो इनके प्लांट्स जो होते हैं ना, इनके रूट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, राइट। तो उसमें से कौन सा होता है, विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लीव्स इन द रूट नोड्यूल ऑफ लैग्यूम्स। मैंने अभी पहले भी दिखाया हुआ है, जिसमें छोटी छोटी पीनट्स लगी हुई थी ना, उनको लैग्यूम्स कहते हैं। ओके, सो ए है अमीबा, बी है राइजोबियम, सी है ईस्ट एंड डी है वायरस। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स था, यस बी, राइजोबियम was present in first slide, I think first or second slide. It fixes nitrogen and improves soil fertility. अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि वो यूजफुल फॉर्म में प्रेजेंट होती है और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। ये देखिए यहाँ पे लैग्यूम्स लगे हो ना इस तरीके की। हाँ, पी भी इज़ अ गुड एग्जाम्पल। मटर जो होती है ना, वो भी एक बढ़िया एग्जाम्पल है आपकी। और इनकी जो पी की जो ये रूट होते हैं, इनकी ये नोड्यूल्स दिख रहे हैं गोले गोले से, इनमें बैक्टीरियाज रहते हैं जो कि सॉइल और एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो कि फिर से यूज़ हो जाती है। नेक्स्ट है पॉस्चराइजेशन इन्वॉल्व्स। पॉस्चराइजेशन में क्या होता है, ऑप्शन ए है फ्रीजिंग फूड, बी है हीटिंग एंड कूलिंग मिल्क, सी है एडिंग सॉल्ट एंड डी है ड्राइंग फूड। अगर आपने अभी पहले पॉस्चराइजेशन समझ लिया है तो आप इसका आंसर इजीली लगा सकते हैं। सो आंसर इज बी, हीटिंग एंड कूलिंग मिल्क। देखिए सेम पिक्चर है ना, काऊ ने मिल्क दिया, फिर मैंने क्या बताया था यहाँ पे बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 63 से 72 85 तक का ये यहाँ पे पहले 5 से 10 मिनट तक का या 20 मिनट तक भी इसको गर्म कर देते हैं, खूब तेज गर्म करते हैं दूध को, और उसके बाद सडन ऑफ उसकी कूलिंग करते हैं, वो भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे। तो फिर ये तुरंत ठंडा भी हो जाता है। इससे क्या होता है, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, कुछ भी होता है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो यहाँ पे किल हो जाता है और आपका मिल्क जो है वो सेफ बना रहता है। इसी को ही पॉस्चराइजेशन कहते हैं। तो हीटिंग एंड कूलिंग द मिल्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जो फायदा देने वाला है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या है। तो ए है वायरस, बी है प्लाज्मोडियम, सी है लैक्टोबैसिलस एंड डी है साल्मोनेला। देखिए भाई, बी ए है वायरस, मुझे तो नहीं लगता भाई इससे किसी को फायदा होता है। जब देखो खांसी जुकाम छींक वीक आती रहती है, तो वायरस तो बेनिफिट नहीं देता। कैंसर भाई किसी को बेनिफिट देगा। प्लाज्मोडियम, क्या प्लाज्मोडियम जो वाइवेक्स था अभी हमने डिस्कस किया कि वो मलेरिया देता है, तो क्या बेनिफिट है, हाँ ज़रूर हो सकता है। जो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए ज़रूर होगा कि हाँ भाई बुखार आ गया, अब हम नहीं जाएंगे। लैक्टोबैसिलस इज अ राइट आंसर, जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। ओके, अब आप ये सुन के ना दही खाना मत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये कर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, जो फ्रेश कर्ड होता है ना, ऑलमोस्ट 1 और 2 और 3 डेज तक का, पैकेट वाला भी या घर का भी, तो उसमें क्या होते हैं, जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जो आपके गट के लिए यानी कि टमी के स्टमक के लिए ना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें बैक्टीरिया हैं तो वहाँ खाना ही छोड़ देंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, नहीं, दिस इज गुड बैक्टीरिया। यहाँ पे योगर्ट बताया गया है। देखो, एक होता है कर्ड, कर्ड जो होता है वो प्रॉपर मिल्क से बना होता है, ओके। और जो योगर्ट होता है ना, वो चाहे सोया पाउडर से या किसी से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ट्रीट करा के फिर बनता है। तो हमारा बेनिफिट वाला कौन सा है, मिल्क वाला, कर्ड। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके बाद अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे और भी MCQs होने वाले हैं और प्रॉपर हम लर्न भी करते जाएंगे। सो वीडियो को स्किप मत करिएगा और जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।